आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बर्ड्स के बारे में। और पिछले 2-3 क्लासों में लगातार हम लोग अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते आ रहे हैं। जैसे पिछले कुछ क्लासों का बात करें हम लोग तो हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर स्नेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद फिर अर्थवॉर्म के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके के उसके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो मूव करता है, किस तरीके से अपने जीवन को जीता है, ये अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। और उसी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बर्ड्स, मतलब पक्षियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करेंगे। और फिर फिश के बारे में बात करेंगे। और फिर एक और टॉपिक हमारा इसमें बचता है, वो है हाउ डू स्नैक्स मूव, यानी कि सांप कैसे मूव करता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं बर्ड्स के बारे में कि आखिर बर्ड किस तरीके से अपना जीवन जीता है या फिर बर्ड के बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसी के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। देखो, बर्ड्स के पास दोनों क्षमता होता है, पक्षी उड़ भी सकती है और ज़मीन पे वो चल भी सकती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर तो ये उड़ती ही है, बहुत कम ज़मीन पर आती हैं, लेकिन इनके पास दोनों काबिलियत होता है। ये चाहे तो उड़ भी सकती है और चाहे तो ये चल भी सकती है, ठीक ना। आगे, सम बर्ड्स लाइक डॉग्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ पक्षी तो हमारे पास ऐसे हैं जो पानी में तैर भी सकती हैं, जैसे डक मतलब बत्तख और स्वान मतलब हंस। तो ये ऐसे दो बर्ड्स हैं जो पानी में तैरती भी हैं, जो पानी में आराम से वो स्विमिंग भी कर सकती हैं आराम से। आगे, द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। देखो, क्या हम लोग उड़ सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं उड़ सकते हैं। हम लोग केवल जहाज़ों में बैठ के ही उड़ सकते हैं, एरोप्लेन में। हमारे पास उस प्रकार का बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं है कि हमारे बॉडी में पंख फिट किया जा सके और हम लोग आसमान में उड़ सके। हमारे बॉडी का डिज़ाइन उस तरीके से किया गया है ही नहीं। यदि होता तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे पक्षी उड़ती है आसमान में वैसे हम लोग भी उड़ पाते। तो फिर कहीं भी जाना होता, दादा नानी नानी घर कहीं भी जाना होता तो बिना किसी ऑटो के चले जाते, उड़ते उड़ते पहुँच जाते हैं ना। तो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उस प्रकार का नहीं है, लेकिन पक्षी उड़ पाती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नेचर उसके बॉडी का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से किया है कि वो आराम से उड़ सकती है अपने पंखों के मदद से, ठीक है। आगे, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। कभी भी आप गौर करना, पक्षी ज़्यादा भारी होती नहीं है, बहुत हल्का होती है वो, यानी कि उसका जो हड्डी होता है ना, बहुत ही अंदर से वो खाली होता है और उसका हड्डी बहुत ही हल्का होता है। लेकिन वहीं पे यदि हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग का बात करें तो हमारा हड्डी अंदर से पूरा भरा हुआ होता है और बहुत भारी भी होता है ना। लेकिन वही पक्षी का जो हड्डी है बहुत ही ज़्यादा अंदर से खाली और बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, जिसके वजह से ही वो इतना आसमान में उड़ पाती है। क्या लगता है आपको कि यदि पक्षी का बॉडी बहुत भारी हो जाए तो क्या उसके पंखों में उतना दम बचेगा कि वो उड़ सके आराम से? कभी नहीं बचेगा। आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, जब आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं हवाई जहाज़ से, तो वहाँ पे ना बोला जाता है कि आप इतना से ज़्यादा वजन वाले बैग एरोप्लेन में नहीं ला सकते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि यदि सब कोई 60 किलो 70 किलो का यदि बैग लेके अपना चला जाए तो एरोप्लेन को उड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका भी जो क्षमता है ना, उसमें भी तो जनरेटर लगा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि जादू बोला सिम सिम उड़ जा ऐसा उड़ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है उसमें। तो उसमें भी जनरेटर का काम होता है। तो जनरेटर का जितना कैपेसिटी होता है वो उसी हिसाब से पैसेंजर को बोलता है कि इससे ज़्यादा वजन आपके बैग का नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से पक्षियों को भी। और आप हमेशा गौर करेंगे कि जिस पक्षी का बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा मोटा जाता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उड़ नहीं पाती है। कभी आपने गौर किया होगा इस बात को? मतलब कि जो पक्षी जितना पतला रहेगी उतना ही अच्छा वो आसमान में उड़ेगी, क्योंकि उसका बॉडी क्या होता है, बड़ा हल्का होता है। और हल्के चीज़ ही आसमान में उड़ पाते हैं, भारी भरकम चीज़ आसमान में नहीं उड़ पाता है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया था। आगे, तो उसका जो हड्डी है यानी कि जो बोन है उसका बहुत ही खाली और बहुत ही हल्का होता है, जिसके वजह से ही वो आसमान में उतने ऊंचाई पे उड़ पाती है। आगे, द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। मतलब कि इसके जो बाह में हड्डी होते हैं वो बड़ा ही मतलब खूबसूरत तरीके से नेचर के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसके वजह से ये आराम से वॉक कर पाती है, उड़ पाती है एकदम आराम से। कोई भी इसको दिक्कत होता ना खास होता नहीं। हाँ, इसके पंख में भी छोटे छोटे हड्डी होते हैं, जिसके वजह से ही ये अपने मसल्स को होल्ड कर पाते हैं और आसमान में उड़ पाता है, ठीक है। आगे, उसके बाद द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स।
मतलब इसके जो पंख के हड्डी होते हैं वो भी बहुत ही छोटे छोटे हड्डी होते हैं, जिसके वजह से ये आसमान में उतना ऊंचाई पे उड़ पाते हैं। ठीक है ना। आगे, द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। इसका सबसे मजबूत वाला बोन पता है कौन सा होता है पक्षी का? कंधा वाला, क्योंकि कंधे पे ही इसके क्या लगे रहते हैं? पंख लगे रहते हैं। तो आप जरा सोचिए, जिस पंख के थ्रू ये आसमान में इतने ऊंचाई पे उड़ती हैं, और यदि वही हड्डी कमज़ोर पड़ जाए तो हो सकता है कि उसका हड्डी आसमान में टूट जाए और धड़ाम से नीचे गिर जाए। इसीलिए किसी भी पक्षी का जो सबसे मजबूत वाला हिस्सा होता है वो उसका कंधा वाला हड्डी होता है, क्योंकि कंधे वाले हड्डियों के साथ ही उसका पंख जुड़ा हुआ होता है और उसको बड़ा बहुत तेज़ी में फड़फड़ाना होता है ना। तो कंधा वाला हड्डी उसका बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है। आगे, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और जो ब्रेस्ट के पास हड्डी है, यानी कि छाती के पास जो उसका हड्डी है, उसका छाती हमेशा किधर की ओर झुका रहता है? ज़मीन की ओर या आसमान की ओर? ज़मीन की ओर उसका छाती हमेशा नीचे झुका रहता है। तो वो छाती का जो हड्डी है वो क्या करता है? उसके बॉडी को पूरा बैलेंस करने का काम करता है। वो ऐसा नहीं कि पूरा नीचे लटक जाएगा उसका पूरा हड्डी मसल्स, ऐसा नहीं होता उसमें। उसका जो छाती का हड्डी होता है, ब्रेस्ट का जो हड्डी होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है उसके बॉडी पार्ट्स को एक जगह पर रखने में, ताकि वो इधर उधर बिखर ना जाए। समझ रहे बात को? इसीलिए वो अपने बॉडी को एकदम सुडौल करके एकदम एक स्ट्रक्चर बना के आसमान में इतने लंबे समय तक वो उड़ पाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? चल, इस तरीके से आपने बर्ड्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद है फीस। फीस का मतलब, चलिए फिश के बारे में हम लोग भी डिस्कस कर ही लेते हैं। और फिश के बारे में ये जानना कि आपको मिलेगा कि हर फिश में ना कुछ बातें कॉमन होती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, चाहे वो कोई भी फिश हो, कोई भी फिश, आपने एक से हमेशा गौर किया होगा कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर ना स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब हो गया कि उसके मछली के जो आगे वाला हिस्सा होता है बहुत ही छोटा होता है, पतला पतला होता है, लेकिन बीच वाला हिस्सा उसका थोड़ा सा फैला हुआ होता है। उसी शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। आपने गौर किया होगा एरोप्लेन को भी, एरोप्लेन का भी जो आगे वाला हिस्सा होता है बहुत ही पिचका हुआ होता है, और बीच वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा फुला हुआ रहता है, एक्सपैंड किया हुआ रहता है। इसी शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। आप अपने बुक में भी देखेंगे जो फिश का जहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है, जो ड्राइंग है फिश का, आगे से उसका मुंह बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसका जो पीठ है वो थोड़ा सा क्या चौला है। इसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइंड शेप। और ये इसको सबसे अच्छा मदद करता है पानी में मूव करने में, ठीक है ना, आगे बढ़ने में। और एरोप्लेन को मदद करता है हवा में उड़ने के लिए, इस प्रकार का शेप, ठीक है ना, ताकि आराम से उससे हवा टकराए तो आराम से वो हवा टकराते हुए पास हो जाए, उस हवा एरोप्लेन को रोक ना सके। ठीक है ना। आगे क्या है स्ट्रीमलाइन का मतलब? देखो, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। यानी कि फिश का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा यदि आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर होता है, लेकिन वही बीच वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इसी प्रकार के शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। आगे, द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। मतलब कि इसके बॉडी का शेप इस प्रकार का है, इसीलिए ये आराम से पानी में बहुत ही जल्दी जल्दी मूव कर लेती है। जैसे आप देखेंगे कि मछली पानी में कितना फास्ट मूव करती है, वही उसको यदि आप ज़मीन पे लेकर आ जाओ तो उतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाती है वो। समझ रहे बात को? तो इसका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप है, आगे और पीछे से बहुत ही छोटा और बीच में बड़ा, मिडिल में बड़ा होता है, जो लार्ज होता है, इसी के वजह से ये पानी में इतना अच्छा और बहुत वो भी फटाफट मूव कर पाती है। ठीक है। आगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। मतलब कि इसका जो हड्डी होता है, अच्छा मछली में भी हड्डी होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कांटा बोलते हैं। तो हम लोग कांटा बोलते हैं, हमारे लिए वो कांटा है, लेकिन मछली के लिए वो क्या है? हड्डी है उसका, वो बोन है उसके लिए। बड़ा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। कभी भी आप जब मछली जब आप खाते हैं, उसके हड्डी को आप यानी कि कांटा को आप चिबाने की कोशिश करना, नहीं चिबाया जाता है, बहुत ही मजबूत होता है वो, है ना। और इसी मजबूती की वजह से वो इतना ज़्यादा अपने बॉडी को फ्लैक्सिबल कर पाती है, मतलब लचीला बना पाती है, इसीलिए वो आराम से इतना ज़्यादा आगे पानी में मूव भी कर पाती है। ठीक है ना। आगे कौन सा? बिल्कुल लचीला होता है, मछली का हड्डी बहुत लचीला होता है। जैसे कोई कोई मछली का हड्डी तो इतना लचीला होता है कि आप उसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं। लचीला होता है इसलिए तो ये पानी में आराम से अपने बॉडी को अलग अलग प्रकार का शेप दे के आगे मूव कर लेती है आराम से। यदि इसका इसका बोन यदि बहुत टाइट होता, बहुत एकदम सीधा होता केवल,
ये तो हमेशा आपको एकदम केवल सीधा ही चलते हुए दिखते हैं, लेकिन ये एक ही जगह पर कितना जल्दी मूव कर लेती हैं, गोल गोल नच जाती हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसका हड्डी बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, लचीला है। ठीक ना, आगे उसके बाद है इसमें ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट swings toward the opposite side, then quickly the body and tail curve to the other side। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि इसका जैसे मान लीजिए कि मछली का मुंह वेस्ट साइड है तो इसका टेल किधर होगा? ईस्ट साइड होगा। या फिर यदि मछली का टेल वेस्ट साइड है तो मछली का मुंह किधर होगा? वेस्ट साइड है। मतलब कि वो हमेशा डायरेक्शन को अलग रखता है पूंछ का और मुंह का, इसीलिए वो आगे बढ़ पाती है। मतलब ये हो गया सिंपल सा कि यदि उसका पूंछ वेस्ट की ओर है तो पक्का उसका मुंह ईस्ट की ओर होगा, तभी वो वेस्ट से ईस्ट को झटका मारती है, तब वो फिर आगे जाती है। समझ रहे बात को? हमेशा वो दोनों का दोनों एक ही जगह पे नहीं होगा। मुंह वेस्ट में होगा तो टेल उसका ईस्ट में होगा, इस तरीके से चलता रहता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया था। हाँ, मछली हमेशा टेढ़ा चलती है, सीधा नहीं चलती है। और जब टेढ़ा चलती है इसका मतलब सिंपल सा है कि एक हिस्सा उसका ईस्ट में तो दूसरा वाला वेस्ट में, या फिर एक हिस्सा उसका नॉर्थ में तो एक हिस्सा उसका साउथ की ओर होता है, तिरछा होता है बेसिकली, इसीलिए वो आराम से मूव कर पाती है। उसके बाद दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इससे क्या होता है? झटका लगता है उसके बॉडी को। जर्क का मतलब क्या होता है? झटका लगता है, यानी कि उसका यदि पूंछ वेस्ट में है और मुंह ईस्ट की ओर है तो वो क्या करता है? अपने बॉडी के ऊपर एक पूंछ के थ्रू झटका मारता है, जिसकी वजह से वो फट से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स make the fish swim ahead, this is helped by the fins of the tails। मतलब कि इसी जर्क के वजह से, इसी झटके के वजह से वो निरंतर आगे बढ़ते रह जाते हैं। ठीक है ना? और ये झटका क्या एक ही बार लगता है इसको? नहीं, जब जब तैरती हैं तब इसका इस प्रकार का झटका लगता रहता है। बिल्कुल, जब वो आगे बढ़ेंगे तब उसको झटका लगेगा और वो आगे बढ़ पाएंगे। झटका नहीं लगेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर। ठीक ना? और इसको जो सबसे ज़्यादा मदद करता है आगे बढ़ने में, वो करता है कौन? इसका पूंछ। बिल्कुल, इसका पूंछ इसको आगे बढ़ने में मदद करता है, और इसका जो बगल बगल में पंख होता है वो इसको पानी में बैलेंस बनाने के लिए काम करता है। ठीक ना? चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है मछली को लेकर। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हैव टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। वही बात है जो हमने अभी आपको यहाँ पे कहा कि पूंछ मदद करता है आगे बढ़ने में, लेकिन जो बगल बगल में पंख होता है वो मदद करता है उसको बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखने में। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमेशा आपको पलटता हुआ मछली दिखेगा पानी में, क्योंकि आप कभी गौर करना उसका बॉडी का जब वो मूव करती है ना तो बड़ा सीधा सीधा मूव करती है, वो लेट के नहीं, वो खड़ा रहती है, वो मूव करती है इस तरीके से। मतलब कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो वो लंबा लंबा होता है, ऊपर नीचे इस तरीके से का होता है। और यदि इस प्रकार का है तो जो बगल में फेफड़े के बगल में जो पंख लगा रहता है वो उसको तैरने में मदद कम करता है, बल्कि उसको वो बैलेंस बनाने में मदद ज़्यादा करता है। ठीक ना? पानी में वो जल्दी पलट ना जाए, इसीलिए वो बैलेंस बनाने में उसको सपोर्ट करती हैं। कब? जब वो स्विमिंग करती हैं तब। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा मछली वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है स्नेक्स के बारे में। हाउ डू स्नेक्स मूव, यानी मछली मूव कैसे करती हैं। चलो इसके बारे में, सॉरी मछली बोल रहे हैं, माई मिस्टेक, सांप के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सांप किस तरीके से रेंगता है ये कोई बताने वाली बात हमको तो है नहीं, कि आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे, और मेरे हिसाब से पक्का आप लोगों ने कभी ना कभी सांप तो देखा ही होगा, ये कोई कहने वाली बात तो है नहीं। मतलब जनरली आप सांप देख चुके हैं मतलब, और सांप किस तरीके से रेंगता है ये भी आप देख चुके हैं, उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए, स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। सांप का जो रीढ़ का हड्डी होता है ना बड़ा लंबा होता है, मतलब कि सांप के बॉडी में हड्डी उतना ज़्यादा तो पहला होता नहीं है। दूसरा बात, इसमें जो सबसे बड़ा हड्डी यदि होता भी है तो वो कौन सा? इसका बैकबोन वाला, यानी कि पीछे रीढ़ का हड्डी इसका। कभी भी आप सांप को मारो, हालांकि मारना नहीं चाहिए, उसका भी जीवन है, लेकिन कभी भी सांप को यदि आपने मारा हुआ देखा होगा तो हमेशा आप गौर करेंगे कि उसके रीढ़ का जो हड्डी होता है ना माउथ के आसपास से शुरू होता है, पीछे पूंछ तक जाता है, वही उसके बॉडी का एक ऐसा हड्डी है जो कि बड़ा लचीला होता है, जिसके वजह से वो इतना खतरनाक रेंग पाता है। समझ रहे बात को? तो रीढ़ का हड्डी उसमें बड़ा लचीला होता है, लेकिन इतना लचीला हड्डी तो हमारे बॉडी का नहीं है। हमारे बॉडी का अभी हड्डी लचीला है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन क्या मछली के मुकाबले ज़्यादा है या कम है? बहुत कम है। हम लोग यदि मोड़ देना तो हड्डी टूट जाए हम लोग का, लेकिन उसको मोड़ दो कुछ नहीं होता उसका। कितना वो एकदम पूरा घूम घूम के बैठ जाती है, कुछ होता है उसको?
इतना घूम के बैठ पाएंगे हम लोग? नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो बैकबोन होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होता है, इसका बड़ा लचीला होता है, बहुत लंबा होता है। दे हैव मैनी थीन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसका जो चमड़ा होता है बहुत ही पतला होता है, मतलब कि थोड़ा सा आप सांप को ऊपर से डंडे से मार दो तो ब्लीडिंग करने लग जाता है वो। और ऐसा कहा जाता है कि आपको सांप को मारना है तो उसके बॉडी पे हमला मत करो, उसके मुंह पे हमला करो, क्योंकि हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा उसका सिस्टम चलता कहाँ से है? मुंह से चलता है। आप इसको सिंपली इसे समझो ना, कई बार हम इंसान का एक्सीडेंट होता है तो हाथ पैर टूट जाता है, कट भी जाता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रह जाते हैं। लेकिन वही यदि हमारे ब्रेन को कुछ हो जाए, हमारे ऊपर का जो गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, यदि उसको कुछ हो जाए तो क्या जिंदा रह पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिस्टम हमारा वहीं से चल रहा है। वही बात है, सांप के मुंह पे मारा जाता है, कभी भी मारते हैं लोग तो, लेकिन मारना नहीं चाहिए। हालांकि आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उसका भी क्या है, जीवन है भाई। हाँ, ये सही बात है कि सांप को देखते ही हमारे मन में डर हो जाता है, लेकिन आप ये भी ज़रा समझो ना, क्या आज तक आपने कभी ऐसा देखा कि सांप ने आपको बिना मतलब का काट लिया हो? ऐसा नहीं होता है, उसको भी पता है, आप उसको जब तक नहीं छेड़ोगे तब तक वो काटेगा नहीं। सांप को यदि आप छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कोई भी परेशान हो जाएगा। आप सिंपली ऐसे समझो ना, आप रोड पे चुपचाप जा रहे हो, क्या चलते चलते आप किसी को मार देते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई, हम यदि किसी को मारेंगे तो पक्का वो हमको ही मारेगा। वही बात सांप के साथ भी है ना, लोग समझते नहीं इस बात को। लोगों को लगता है कि बाप रे सांप है पक्का काट लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। सांप, हाँ क्या, हाँ, देखते ही लोग मारने लग जाते हैं, कि गलत बात है। नहीं, उसका भी जीवन जीने का अधिकार है। आपको यदि चलते फिरते रोड पे कोई मार दे बिना मतलब का, कितना बुरा लगेगा आपको? वही बात उसके साथ भी है। तो सांप का एक बड़ा अच्छा नेचर हमको जो लगता है वो ये, कि जब तक आप सांप को नहीं छेड़ोगे तब तक आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे भी आप सांप को छेड़ना चालू कर दिए तो फिर वो काट भी लेगी आपको। और सांप यदि काट लेगी एक बार तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो मसल्स होते हैं बड़ा ही पतले होते हैं, जिसके वजह से बड़ा जल्दी खून अपना बॉडी से निकाल देता है जब हम लोग इसके ऊपर हमला करते हैं तब। उसके बाद मसल्स आर इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, यानी कि इसका जो चमड़ा होता है, जो स्किन है, इसका मसल है, वो रीढ़ की हड्डियों से, रिब से, स्किन से, हर प्रकार के चीज़ों से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, मतलब कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इतना आराम से आगे मूव कर पाता है। The snake's body curves into many loops. Loops का मतलब है सर्कल, गोलाकार। जब सांप एक बार पूरा गोल करके अपना बैठती है तो आप देखने लायक होता है वो चीज़, मतलब कि अपने बॉडी को इतना गोल 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 करके बैठ जाती है कि आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये कौन सा हिस्सा इसके पास खासियत है कि इतना ज़्यादा ये सर्कल बना लेती है कि नहीं। तो सांप का ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इसका जो रीढ़ का हड्डी बड़ा ही लचीला होता है, इसीलिए इतना लूप बना पाती है, यानी कि सर्कल बना के बैठ पाती है। आगे, each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground। मतलब सांप जितना ज़्यादा लूप बनाएगी, सांप जितना ज़्यादा गोलाकार आकार बनाएगी ज़मीन के साथ मिल के, उतना ज़्यादा ये फास्ट मूव करेगी। मतलब कि जितना ज़्यादा अपने बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करेंगी उतना ज़्यादा ये आगे बढ़ेंगी। यही इसका सबसे बड़ा खूबी होता है। ठीक है, आगे, since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line। यानी कि इसका सबसे बड़ा खासियत है वो ये कि जितना ज़्यादा ये गोलाकार आकार बनाएंगे ज़मीन के साथ जुड़ के, मतलब कि ग्राउंड पे जितना ज़्यादा ये घुंघरेला होंगे उतना ज़्यादा ये फास्ट आगे बढ़ेंगे। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत इसमें? तो कोई आपसे पूछे कि बताओ सांप इतना ज़्यादा मूव क्यों करता है, इतना तेज़ी में आगे क्यों भागता है? इसलिए भागता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेंगता है। रेंगने का मतलब हो गया कि अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा करके आगे बढ़ता है, और टेढ़ा मेढ़ा जब वो अपने बॉडी को करता है तो एक तरीके से क्या बन जाता है, सर्कल टाइप बन जाता है, गोलाकार बन जाता है। समझ रहे बात को? इसीलिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाता है। क्या आपने सांप को कभी सीधा आगे बढ़ते देखा है? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे उसके पास पैर थोड़ी है कि वो एकदम आगे रेंगते रेंगते आगे चल जाए, ऐसा नहीं होता। वो रेंगता है अपने बॉडी को तिरछा करते करते, तब वो आगे भाग पाती है। नहीं, अर्थवर्म अलग तरीके से मूव करती हैं, इसका मूव करने का तरीका अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर किया है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका जो मेन हेडिंग था उसका क्या था, गेट ऑफ एनिमल्स। और हमने आपको उसी समय कहा था कि गेट ऑफ एनिमल्स बेसिकली क्या है, एक बुक है ना। चलो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट ऑफ एनिमल्स इज अ बुक रिटन बाय द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं। हमारा जो मेन हेडिंग था वो था
गेट ऑफ एनिमल्स, ये एक किताब का नाम है। क्या ये एक किताब का नाम है जिसको कि लिखा किसने था? ग्रीस के एक बहुत बड़े और बहुत ही महान व्यक्ति ने, जिसका नाम था एरिस्टोटल। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कोई पूछे कि बताओ गेट ऑफ एनिमल का हेडिंग है? नहीं, हेडिंग नहीं है, ये एक बुक का नाम है जिसको लिखा गया था ग्रीस के एक बहुत ही महान व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम है एरिस्टोटल। चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। टॉपिक के साथ हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो और आप लोगों को कोई दिक्कत इस चैप्टर में अब रहा? चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।